चैप्टर चल रहा था सस्य विज्ञान। चैप्टर गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था। पहले चैप्टर में हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके थे। पहला टॉपिक था सस्य विज्ञान, दूसरा टॉपिक था अपना मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। आज हम डिस्कस करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, मृदा क्षरण व संरक्षण। मृदा क्षरण व संरक्षण को बोला जाता है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स, मृदा क्षरण क्या होता है और संरक्षण की विधियां पढ़ेंगे। देखो, मृदा क्षरण का मतलब है मृदा कटाव, मृदा अपरदन बोलते हैं जिसको, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें मृदा क्षरण के बारे में। मृदा क्षरण या अपरदन। मृदा क्षरण को की बात करें, परिभाषा की बात करें तो भौतिक रूप से मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा क्षरण कहलाता है। भौतिक रूप से मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा क्षरण कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मृदा क्षरण की दो शक्तियां हैं, जल क्षरण होता है, वायु क्षरण होता है। जल के द्वारा भी क्षरण होता है, वायु के द्वारा भी क्षरण होता है। कई बार देखते हैं अपन, मिट्टी हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है, जल के द्वारा जल के साथ बहकर चली जाती है। तो इस प्रकार ये मृदा क्षरण होता है, मृदा का अपरदन होता है या मृदा का कटाव होता है, ठीक है। तो मृदा क्षरण की परिभाषा देखो, भौतिक रूप से मृदा कणों का, भौतिक रूप से मृदा कणों का एक स्थान से, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण कहलाता है। देखो स्टूडेंट्स, मृदा कण किसी भी प्रकार से जा रहे हैं, दो ही प्रकार है मुख्य, हवा के द्वारा या वायु के द्वारा। इनके मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि चले जाते हैं, या अपन कह सकते हैं कि मृदा कण अपना मूल स्थान छोड़ देते हैं, जहां पर वो होने चाहिए वहां पर नहीं होते, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उस क्रिया को अपन मृदा क्षरण बोलते हैं। मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा संरक्षण की परिभाषा भी देख लेते हैं अपन। मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा के विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा बहने व कटने से बचाने, विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा बहने और कटने मतलब उड़ने, कटने या उड़ने से बचाने को मृदा संरक्षण कहा जाता है। बचाने को मृदा संरक्षण कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, मृदा के विभिन्न, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, दोनों परिभाषा ध्यान में रखनी है, पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मृदा क्षरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो मृदा क्षरण क्या होगा? भौतिक रूप से मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान या मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा संरक्षण क्या होगा? मृदा की विभिन्न क्षरण शक्तियों, देखो मृदा की विभिन्न शक्तियां कौन सी है? दो शक्तियां हैं, जल द्वारा या वायु द्वारा। विभिन्न शक्तियों द्वारा बहने और कटने से बचाने को ही मृदा संरक्षण कहा जाता है। अब पढ़ते हैं इसके प्रकार, मृदा क्षरण के प्रकार। मृदा क्षरण के प्रकार, देखो मृदा क्षरण दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक क्षरण, दूसरा होता है त्वरित क्षरण। देखो प्राकृतिक जो क्षरण है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर ये चलती रहती है, कई हजारों लाखों वर्षों तक चलती रहती है ये प्रक्रिया। प्राकृतिक क्षरण बहुत कम गति में होता है, धीरे गति में होता है और कम क्षरण होता है, इसका पता ही नहीं चलता कि कब क्षरण हो रहा है, ठीक है। लेकिन त्वरित गति से कब होता है? जब इसमें मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो क्षरण होता है,
जैसे मानवीय क्रियाकलाप, जैसे अपन कह सकते हैं कि कई बार अपन भूमि को खुला या परती छोड़ देते हैं जिसके कारण हवा के द्वारा क्षरण हो जाता है, या अपन वनों की कटाई कर रहे हैं जिसके कारण हवा के द्वारा या जल के द्वारा क्षरण हो जाता है। इस प्रकार ये त्वरित क्षरण है। ठीक है, तो प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण दो प्रकार के क्षरण के प्रकार है। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से होता है, जो प्रकृति करती है, उसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता। लेकिन त्वरित क्षरण में मनुष्यों की क्रियाविधियों के द्वारा होता है। ऐसी क्रियाविधि जो अपने लिए हानिकारक होती है, ऐसी यदि मनुष्य काम में लेता है तो वो क्षरण त्वरित क्षरण कहलाता है। ठीक है, अब दो शक्तियां काम आती है। देखो, मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी कितनी शक्ति है? दो शक्तियां। अब आगे इंपॉर्टेंट है, दो शक्तियां काम आती है। पहला है जल द्वारा क्षरण। दो शक्तियां कौन कौन सी? जल और वायु, जल और वायु, वाटर और विंड। ठीक है, पहला क्षरण अपन पढ़ेंगे जल क्षरण, जल द्वारा क्षरण। देखो, जल द्वारा क्षरण को परिभाषित करने के लिए अपन इतना ही ध्यान रखना है कि मृदा कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि जल के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसको अपन जल क्षरण बोलेंगे। जल क्षरण की परिभाषा क्या होगी? मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा स्थानांतरण होना ही जल क्षरण कहलाता है। देखो, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा स्थानांतरित होना ही जल क्षरण कहलाता है। जल क्षरण कहलाता है। देखो स्टूडेंट्स, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा स्थानांतरित होना ही जल क्षरण कहलाता है। क्लियर? अब बात करते हैं जल क्षरण के प्रकार, इसके प्रकारों के बारे में। देखो, जल क्षरण चार प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। पहला है बौछार क्षरण, स्प्लेश या रेन ड्रॉप बोलते हैं जिसको, रेन ड्रॉप इरोजन। दूसरा है परत क्षरण, एक बार नाम लिख देता हूं, बाद में समझाएंगे, सीड इरोजन। थर्ड है रील क्षरण, रील इरोजन। फोर्थ है अवनालिका क्षरण, अवनालिका क्षरण, गली इरोजन। अवनालिका क्षरण मीन्स गली इरोजन। देखो, जल क्षरण की चार प्रकार है। ठीक है, जल क्षरण कितने प्रकार का होता है? जल के द्वारा क्षरण चार प्रकार का होता है। बौछार क्षरण, रेनड्रॉप या स्प्लेश इरोजन, परत, रील और अवनालिका। देखो स्टूडेंट, होता क्या क्या है? बौछार क्षरण में क्या होता है? ये प्रथम अवस्था या जल क्षरण, या कह सकते हैं जल क्षरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, पूछा जा सकता है। जल क्षरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? कौन सी है? बौछार क्षरण। ठीक है, बौछार क्षरण में क्या होता है? जैसे ही बरसात की बूंद, पानी की बूंद गिरती है, ठीक है, पानी की बूंद गिरते ही मृदा कण अपने स्थान से छिटक कर उछल जाते हैं, उछलकर पास वाले स्थानों पर गिर जाते हैं, वो होता है बौछार क्षरण। सबसे पहली अवस्था ही है, जब बारिश स्टार्ट होती है तब की अवस्था ही है। जब मृदा पानी की बूंद जैसे ही गिरेगी तो मृदा कण एक उस जगह से उछलकर उसके पास वाली जगह गिर जाएंगे, उसको बौछार क्षरण बोलते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि जल क्षरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो कौन सी रहेगी? बौछार क्षरण या स्प्लेश इरोजन, या कहते हैं रेन ड्रॉप इरोजन। दूसरा है परत क्षरण। परत क्षरण क्या होगा? देखो, परत क्षरण द्वितीय अवस्था है जल क्षरण की द्वितीय अवस्था है। देखो, परत क्षरण में क्या होगा कि जब बारिश लगातार होती रहती है तो निरंतर होती रहने के कारण मृदा की ऊपरी एक परत के रूप में मृदा के कण है या मृदा है, वो बहकर चली जाती है। ऊपर जो मृदा की सतह है, जो धरातल की सतह है, वहां से परत के रूप में मृदा जब बहकर चली जाती है,
उस शरण को अपन प्रसरण बोलते हैं। ठीक है, सबसे हानिकारक अवस्था, सबसे हानिकारक अवस्था या सबसे भयानक अवस्था जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, देखो क्यों होता है। इसमें क्या होता है, अपन मृदा सतह की बात करें तो मृदा सतह सबसे ज्यादा उर्वर होती है, मतलब उसमें पोषक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है। समझ में आया, पोषक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है। यदि वो ऊपर की परत ही बहकर चली जाएगी तो क्या होगा, किसान को घाटा होगा। ये परत सरण दिखता भी नहीं है, नगण्य होता है, दिखता भी नहीं है, लेकिन हानिकारक सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। अगला है रील सरण। रील सरण क्या होगा, जिसमें छोटी छोटी नालियां बन जाएगी। यदि बारिश होती रहेगी कंटिन्यू तो कई बार खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है, उन नालियों से पानी बहकर चला जाता है, उन नालियों की जो मिट्टी है वो बहकर चली जाती है, छोटी छोटी नालियां बन जाती है। उस सरण को अपन क्या बोलते हैं, उस सरण को रील सरण बोला जाता है या रील इरोजन बोला जाता है। समझ में आया। इन नालियों को अपन कृषि क्रियाओं या कृषि यंत्रों के द्वारा या कृषि यंत्रों की सहायता से पुनः वापस सही कर सकते हैं। छोटी छोटी नालियां बनती है जिसके कारण ट्रैक्टर वगैरह चला के वापस उन नालियों को भरकर सही कर सकते हैं। अगला और लास्ट है और सबसे भयानक रूप है अवनालिका, जो रील सरण की अगली अवस्था है। रील सरण की अगली अवस्था है, अगली अवस्था रील सरण होता है, छोटी छोटी नालियां बनती है। जब बारिश फिर भी नहीं रुके तो वो छोटी छोटी नालियां बड़े बड़े नालों में परिवर्तित हो जाती है, बड़े बड़े नाले बन जाते हैं। उसके साथ में वो मृदा की जो सतह है, उसके साथ में मृदा की जो अवमृदा है, अधोमृदा, वो नीचे की जो मिट्टी है वो भी बहकर चले जाती है, बड़े बड़े नाले बन जाते हैं, जिनको अपन कृषि यंत्रों की सहायता से अपन उनको सही नहीं कर सकते, दोबारा सही नहीं कर सकते। तो पूछा जा सकता है कि रील सरण की बढ़ती हुई अवस्था कौन सी है, तो वो होगी अवनालिका सरण। ये जेट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है तो बता रहा हूं मैं आपको। तो ये था सर, ये था स्टूडेंट्स जल सरण, 4 प्रकार का, बौछार, परत, रील और अवनालिका। क्लियर। अब बात करते हैं जल सरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक है जिन कारकों के कारण जल सरण या तो ज्यादा होता है या कम होता है या रुकता है। जल सरण को प्रभावित करने वाले कारक, जल सरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन। जल सरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो जल के सरण को या तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं। देखो पहला है जलवायु, पहला कारक है स्टूडेंट्स जलवायु, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट। जलवायु किस प्रकार जल सरण को प्रभावित करती है। देखो जलवायु में अपन बात करें, वर्षा की सघनता, आवर्ती, कितनी बार वर्षा आ रही है, वर्षा की सघनता, आवर्ती, अवधि, कितने समय तक हो रही है वर्षा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जल सरण को प्रभावित करती है। देखो वर्षा, यदि वर्षा कम हो रही है, यदि वर्षा की सघनता कम है, ठीक है, सघनता कम है लेकिन लंबे समय तक हो रही है तो भी तो सरण कम होगा। यदि सघनता कम है और लंबे समय तक बारिश हो रही है तो सरण कम होगा। लेकिन यदि सघनता ज्यादा है, वर्षा बोलते हैं ना मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब एकदम तेज बारिश आती है, यदि सघनता ज्यादा है और अवधि कम है, कम समय के लिए हो रही है, फिर भी सरण ज्यादा होता है। इस प्रकार जलवायु प्रभावित करती है, मतलब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल द्वारा सरण ज्यादा होगा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल सरण कम होगा। ठीक है, बात करें अगला है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। स्थलाकृति स्टूडेंट्स कैसे प्रभावित करती है, टोपोग्राफी। देखो स्थलाकृति किस प्रकार प्रभावित करती है, अपन जो पहाड़ी क्षेत्र है, ढलानदार क्षेत्र है, वहां पर अपन देखते हैं, मान लो ऐसी स्थलाकृति, ये ढलान है इस प्रकार, ठीक है, ऊपरी क्षेत्रों यदि ढलानदार स्थलाकृति उबड़ खाबड़ रहेगी तो वहां पर जल सरण ज्यादा होगा और जो मैदानी क्षेत्र होंगे वहां पर जल सरण कम होगा। ऊपरी क्षेत्रों पर जल सरण ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की ओर गमन होता है पानी का, तो पानी के साथ में सीधी सी बात है मृदा भी कट कर जाती है। ठीक है, तीसरा इसका प्रभावित होने वाला कारक है मृदा गुण।
मृदा गुण मतलब मृदा की संरचना कैसी है। देखो मृदा गुण में ध्यान रखना है, बलुई मृदाओं में पानी द्वारा क्षरण ज्यादा होता है, बालू मिट्टी जो होती है ना उनमें जल क्षरण अधिक होता है। चिकनी और मटियार मिट्टी में पकड़ ज्यादा होती है, चिकनी और जो मटियार मिट्टी होती है उसके कणों में आपसी पकड़ जो होती है वो ज्यादा होती है, आपस में आप एक दूसरे से पकड़ ज्यादा होती है, तो उनमें जो जल क्षरण होता है वो कम होता है। बलुई मिट्टी में देखा होगा कण अलग अलग होते हैं सारे, ज्यादा उनमें सघनता नहीं रहती, इसलिए जल क्षरण होगा वो ज्यादा होगा, और चिकनी मटियार मिट्टी में जल क्षरण कम होगा। अगला है वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव, देखो वनस्पति जिन क्षेत्रों में जो वनस्पति से आच्छादित क्षेत्र है, वनस्पति पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, वनस्पति से आच्छादित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जल क्षरण कम होता है। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर से गिरता है, पेड़ों की जो पत्तियां होती है, शाखाएं होती है, वो पानी को वहीं पर रोक लेती है, सीधा जो प्रभाव होता है वो वहीं रुक जाती है, फिर धीरे धीरे उसमें से पानी नीचे उतरता है, तो उससे क्षरण कम होता है। और वनस्पति रहित जो क्षेत्र होते हैं जहां पर पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम है, जंगल कम है, उन क्षेत्रों में जल क्षरण ज्यादा होता है। ठीक है, अगला है मानवीय कारक। मानवीय कारक मनुष्य भी कई प्रकार से जल क्षरण को प्रभावित करता है। जैसे मनुष्य जो कई बार कहते हैं अपन चराई करवाते हैं, ठीक है भाई, जो कई बार पेड़ों की कटाई करवाते हैं, पेड़ों की कटाई कराने से क्या होगा, वही वनस्पति वाला फैक्ट्री काम करेगा, पेड़ों की कटाई कराने से जल क्षरण ज्यादा होगा। कई बार खेत की ऐसी जो खेती करने की ऐसी तकनीकी काम में लेते हैं जिन तकनीकों के कारण हानि ज्यादा होती है, जल क्षरण ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये 5 ऐसे कारक हैं जो जल के क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक है। कौन कौन से? जलवायु, स्थलाकृति, मृदा गुण, वनस्पति का प्रभाव और मानवीय कारक। अगला है जल क्षरण रोकने की विधियां। जल क्षरण हो गया तो उसको रोकें कैसे? रोकने की विधियां कौन कौन सी है? जल क्षरण को रोकने की विधियां, जल क्षरण को रोकने की विधियां, जल क्षरण को रोकने की विधियां। देखो जल क्षरण को रोकने की विधियों को 2 भागों में बांटा गया अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो जल क्षरण को रोकने की विधियां में अपन ए पढ़ेंगे सस्य विधियां, सस्य संबंधी विधियां। सस्य संबंधी विधियां, एग्रोनॉमिकल या एग्रोनॉमी रिलेटेड मेथड्स, एग्रोनॉमी रिलेटेड मेथड्स, सस्य संबंधी विधियां। देखो सस्य संबंधी विधियां कौन कौन सी होती है? सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें दो विधियां थी, इसमें 2 विधि। देखो जल क्षरण को रोकने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है जैविक विधि, पहली विधि कौन सी है? पहली है जैविक विधियां, ठीक है। और दूसरी विधि आएगी इसमें यांत्रिक विधियां। पहली है जैविक विधि यानी बायोलॉजिकल मेथड, दूसरी है यांत्रिक मतलब मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। ठीक है, जैविक विधियां और यांत्रिक विधियों के द्वारा जल क्षरण को रोका जा सकता है। जैविक विधियां कौन कौन सी है? जैविक विधियों को भी 3 भागों में बांटते हैं अपन। जैविक विधियों में पहला है सस्य संबंधी विधियां, सस्य संबंधी विधियां, ठीक है। दूसरा है घास संबंधी विधियां, और तीसरा है वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन। देखो स्टूडेंट्स,
सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, जल शरण की या जल संरक्षण की विधियों को, जल शरण को रोकने की विधियों को, या जल संरक्षण भी बोल सकते हैं इसको, जैविक विधियां और यांत्रिक विधियां। जैविक विधियों के 3 भागों में बांटा गया है, सस्य संबंधी, घास संबंधी और वृक्षारोपण। देखो सस्य संबंधी विधियों में कौन कौन सी है? पहली विधि है समोच्च खेती। इसमें पहली है समोच्च खेती। ये कह रहा है कि जो कंटूर फार्मिंग होती है, समोच्च खेती, वो ज्यादा से ज्यादा करें। समोच्च खेती क्या होती है? ढलानदार जो क्षेत्र होते हैं, देखो स्टूडेंट्स, जो ढलानदार क्षेत्र होते हैं वहां पर सीढ़ी नुमा खेती, उनको सीढ़ी नुमा में परिवर्तित करके इस प्रकार और उनके ऊपर खेती करना। पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलान होती है उन ढलानों को सीढ़ी नुमा क्यारियों में विभक्त करके या सीढ़ियों में विभक्त करके उसमें खेती करना, जिससे क्या होगा, ऊपर से जो जल का बहाव होता है वो सीढ़ियों में आके रुक जाएगा, जल का बहाव कम हो जाएगा और उसके कारण मृदा या कह सकते हैं जल शरण नहीं होगा। ठीक है, सीधी यदि खेती कर रहे हो तो जल शरण सीधी सी बात है ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा है भू परिष्करण, टिलेज बोलते हैं जिसको, टिलेज। देखो भू परिष्करण के द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है या किस प्रकार रोकते हैं। यदि भू परिष्करण में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की अपन जो खेती के लिए क्रियाएं करते हैं, जुताई करना, बुआई करना, अपन कह सकते हैं कि जो लेवलिंग करते हैं, मृदा का समतलीकरण करते हैं, ये सारी क्रियाएं कौन सी होती है? भू परिष्करण संबंधी क्रियाएं होती है। इसमें क्या होता है कि यदि आप गहरी जुताई करोगे, तो मृदा की कठोर जो आवरण है वो रुक जाएगा, कठोर जो आवरण होता है या कठोर जो परत होती है वो टूट जाएगी। उससे कारण क्या होगा, मृदा से जो जल है वो ज्यादा मात्रा में अवशोषित करेगा। जितनी ज्यादा मात्रा में मृदा जल अवशोषित होगा उतनी ही जल द्वारा शरण कम होगा। ठीक है, इस प्रकार भू परिष्करण इसकी एक अच्छी विधि है। अगली विधि की बात करें अपन, पलवार, मल्च बोलते हैं जिसको, मल्चिंग। देखो पलवार या मल्च होते क्या है, कई बार वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए या खरपतवारों की वृद्धि रोकने के लिए पलवार का उपयोग किया जाता है। खेत को पूरे को प्लास्टिक या घास फूस से ढक देते हैं, जिससे अंदर की जो वाष्प होती है वो बाहर नहीं जाती, वो बाहर की वाष्प अंदर नहीं जाती। देखो पलवार से क्या होगा कि पलवार से ऊपर से ढकी रहेगी मृदा, ऊपर से ढकी रहेगी तो जो जल है, जो बरसात आएगी तो डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं होगा। यदि डायरेक्ट अटैक नहीं होगा तो पानी पड़ने के बाद में यदि धीरे धीरे बहता है तो उसमें जल शरण कम होता है। तो पलवार से भी इसको जल शरण को कम किया जा सकता है। अगला है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। देखो फसल चक्र के द्वारा किस प्रकार अपन जल शरण को रोकेंगे। फसल चक्र में इस प्रकार की फसलें अपन काम में लें जो फसलें ज्यादा फैलने वाली हो। ठीक है, ज्यादा फैलने वाली फसलों को अपन काम में लें, जिससे क्या होगा, फसल चक्र में यदि ज्यादा फैलने वाली फसलें काम में ले रहे हो तो ज्यादा फैलने वाली फसलों का जो फैलाव जब ज्यादा होता है तो उसमें जड़ें जो होती है वो उस मृदा को बांध के रखती है और जल शरण कम होता है। ठीक है, रोक सकते हैं। पट्टियों में फसल बोना, अलग अलग पट्टियों में फसल बोते हैं। ठीक है, अलग अलग पट्टियां बनाते हैं। ये खेत है, एक फसल की ये पट्टी है, बीच में दूसरी फसल की पट्टी, तीसरी बार ये पट्टी। इस प्रकार यदि बोओगे तो मान लो एक फसल से जल शरण हो गया तो दूसरी पट्टी में आके रुक जाएगा वो, तो इस प्रकार जल शरण नहीं होगा, इसको रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सस्य संबंधी विधियां थी, 5 विधियां। समोच्च खेती जिसमें सीढ़ी नुमा खेती करते हैं पहाड़ों में, भू परिष्करण मतलब गहरी जुताई करके अपन जल शरण या जल की अवशोषण क्षमता या मृदा की जल से अवशोषण क्षमता बढ़ा सकते हैं। पलवार भूमि को कवर कर देते हैं, पूरी को मृदा को कवर कर देते हैं, जिससे मृदा शरण नहीं होता। फसल चक्र अपनाते हैं जिसमें अच्छी जो फैलने वाली फसलें हैं वो काम में लेते हैं। और पट्टियों में फसलों को बोना, पट्टियों में बोने से भी उसमें जल शरण नहीं होता। ठीक है, दूसरा अपन बात करें घास संबंधी विधियां। देखो जो घासें होती है उनका एक नेचर होता है कि वो फैलती ज्यादा है, ज्यादा स्थान घेरती है, और घासें होती है उनकी जो जड़ें होती है वो मृदा को बांध के रखती है। बांध के यदि रखेगी तो मृदा जो शरण होता है जल के द्वारा वो नहीं होगा, रुक जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें क्या करना है, फसल के साथ साथ
फसलों के साथ साथ घासों को उगाना, फसलों के साथ साथ घासों को उगाना। घासें यदि उगाते हो आप तो उससे क्या होगा, फसलों के साथ साथ घास यदि उगाते हैं उसको अपन ले फार्मिंग बोलते हैं। फसलों के साथ साथ घास उगाना को ले फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब फसलों के साथ घासें उगाते हैं उसको ले फार्मिंग बोलते हैं। तो ले फार्मिंग तकनीक काम में लेनी चाहिए। फसलों के साथ यदि घास उगा रहे हो, फसल ऊपर खड़ी है नीचे घास है, तो घास क्या काम करेगा, मृदा के सड़न को रोकेगा, जल के द्वारा जो सड़न हो रहा है उसको रोकने का कार्य करेगा। अगला और लास्ट है वृक्षारोपण। जितना ज्यादा हो सके वृक्षों की रोपाई करनी चाहिए। जो अपना खेत है, खेत की बाउंड्री के चारों ओर अपन वृक्षारोपण करें, जिससे क्या होगा कि जो इसकी जो वर्षा होती है, वर्षा के साथ जो वर्षा होती है तो वर्षा की आवर्ती या कह सकते हैं सघनता कम हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा ये वृक्ष रहेंगे आसपास में तो वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष की जड़ें जो होती है वो उनका फैलाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, वो बांध के रखती है पानी, उसको जड़ों को बांध के रखती है और वो एक दूसरे स्थान पर उनको बहने नहीं देती है। तो ये ध्यान में रखना है। ये विधियां थी स्टूडेंट्स जैविक विधियां। जैविक विधियों में 3 प्रकार बांटे गए हैं, सस्य संबंधी विधियां, घास संबंधी विधियां और वृक्षारोपण। सस्य संबंधी विधियों में ये 5-6 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी विधि है यांत्रिक विधियां। देखो यांत्रिक विधियां कौन कौन सी होती है। यांत्रिक विधियों में पहला है क्यारी या थाला बनाना। कोई भी क्षेत्र है, यदि आप कोई भी थोड़ा सा ढलान अपने खेत में, यदि उसमें सीधी खेती कर रहे हो तो जल का सीधी सी बात है ऊपरी स्थान से नीचे की ओर ढलान की नीचे जो ढलान है वहां पर पानी बहेगा। पानी बहेगा तो उसके साथ में मृदा कण भी बहेंगे और मृदा शरण होगा जल के द्वारा। आप यदि उसमें क्यारियां बना देते हो, जगह जगह क्यारियां बना देते हो, जो क्यारियों की मेड़ है वो जल शरण को रोकने का कार्य करती है या जल संरक्षण करती है। ठीक है, तो क्यारी और थाला बनानी चाहिए। जो कैरी और थाला किससे बनाते हैं, बेसिन लिस्टर एक इक्विपमेंट आता है, बेसिन लिस्टर। बेसिन लिस्टर की सहायता से क्यारियां या थाला बना दिया जाता है, जिससे जो मेड़े होती है, इसकी मेड़ होती है, ठीक है, वो मेड़ जल के बहाव को कम करती है, जल के बहाव को रोकने का कार्य करती है। दूसरा है अधोभूमि की गहरी जुताई करके। अधोभूमि की गहरी जुताई करके। जो नीचे की मिट्टी, अधोभूमि कौन सी होती है, ऊपर की सतह से नीचे की मिट्टी होती है, उसमें यदि गहराई से अपन जुताई करें तो जल अवशोषण बढ़ेगा। जल अवशोषण बढ़ेगा तो जल बहेगा कम, यदि कम बहेगा तो जल शरण ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तीसरा है कंटूर टेरेस बनाना। देखो कंटूर टेरेस कैसे बनाते हैं, ढलानदार जो जगह है, ये ढलान है, उसमें सीढ़ी नुमा अपन ने बना परिवर्तित कर लिया इसको। स्टूडेंट्स इस प्रकार सीढ़ियों में परिवर्तित कर लिया। ध्यान रखना है इसमें टेरेस बनाना है, इसके जो आगे का भाग है जहां से पानी नीचे जा सकता है उस भाग को आप ऐसे इस प्रकार मेड़ बना दोगे यहां पर सभी पर। समझ में आ गया। इस प्रकार यदि मेड़ बना दोगे तो जो यहाँ का पानी है वो यहाँ पर ही भरा रह जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ पर रह जाएगा। जब पानी नीचे जाएगा नहीं, जब पानी का गमन नहीं होगा, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक जल शरण को रोकेगा, जल शरण नहीं होगा। ठीक है, अगला कंटूर खाई बनाना। कंटूर खाई बनाना। कंटूर खाई किस प्रकार बनाई जाती है, देखो ढलानदार क्षेत्र है, मैं समझा देता हूं इधर। ये ढलानदार क्षेत्र है, इस ढलानदार क्षेत्र पर खाइयां बनाते हैं। खाई कौन सी होती है, देखो इस प्रकार खोद के इस प्रकार आप खाइयां बना दोगे, जिससे जो यहाँ इस साइड का जो पानी है या मृदा के साथ में आ रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। खाई बना रहे हो तो यहाँ पर मिट्टी पड़ी रहेगी, यहाँ पर है, यहाँ पर पानी रुक जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। जल का बहाव तेजी से नहीं होगा, जिस कारण जल शरण नहीं होगा। इस प्रकार कंटूर खाइयां बना के ढलानदार जो क्षेत्र है वहां पर जल संरक्षण को रोका जा सकता है। क्लियर। जो इसकी ढलानदार खाई है इसकी चौड़ाई अपन 60 सेंटीमीटर रखते हैं
और गहराई लगभग 30 सेंटीमीटर 1 फुट के लगभग रखते हैं। ठीक है, चौड़ाई मतलब 2 फुट के लगभग रखते हैं और गहराई उसकी 1 फुट के लगभग रखते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन, अगला अपना पॉइंट है वायु सरण। अगला अपना पॉइंट है वायु सरण। जल सरण के बारे में अपन ने पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक और जल सरण को रोकने की विधियां। दूसरा अपना पॉइंट है वायु सरण। वायु सरण, देखो स्टूडेंट्स, वायु सरण क्या होता है? वायु सरण, जो उष्ण क्षेत्र है वहां पर वायु सरण ज्यादा होता है, जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर वायु सरण ज्यादा होता है। जैसे राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग है, वहां पर वायु सरण सबसे ज्यादा होता है। वायु सरण क्या होता है? मृदा, जब मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा स्थानांतरण हो जाता है, उसको वायु सरण बोलते हैं। 3 प्रकार होते हैं, प्रकार पढ़ेंगे अपन पहले। 3 कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले निलंबन, सस्पेंशन बोलते हैं जिसको, सबसे पहले निलंबन। दूसरा है उच्छलन, साल्टेशन। तीसरा है सतह सर्पण, सरफेस क्रीप। देखो आकार ध्यान में रखना, तीनों प्रकार है, निलंबन, उच्छलन, सतह सर्पण, सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस क्रीप। आकार ध्यान में रखना, मृदा कणों के आकार पर अलग अलग है। जब देखो निलंबन का मतलब क्या होता है? हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा के साथ में कई बार क्या होते हैं, मृदा कण, जो सूक्ष्म मृदा कण है, सूक्ष्मतम मृदा कण, मृदा कण जिनका आकार 0.5 mm से कम होता है, 0.5 mm से कम आकार के मृदा कण वायु के साथ कई हजारों किलोमीटर तक उड़कर चले जाते हैं। ठीक है, उस प्रकार के सरण को अपन निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन। छोटे कण होते हैं, वजन कम होता है, तो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई हजारों किलोमीटर तक वो चले जाते हैं। उस अवस्था को निलंबन कहा जाता है। याद रखना है, जेटी एग्जाम में पूछा था निलंबन में किस आकार के कणों का आवागमन होता है या स्थानांतरण होता है, तो ध्यान रखना है 0.1 mm होगा, 0.1 mm आकार से कम। ठीक है, दूसरा होगा उच्छलन। उच्छलन में क्या होता है कि शॉर्ट बाउंसेस होते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह उछलता है। जैसे इसका जो मृदा कणों का आकार होता है 0.1 से 0.5 mm के कण जो होते हैं, आकार के जो कण होते हैं, उनका सरण उच्छलन विधि के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो कण है वो थोड़ी थोड़ी दूर उछलेगा, वायु के साथ उछलेगा, थोड़ी दूर गिरेगा, वापस उछल के थोड़ी दूर गिरेगा, इस प्रकार उच्छलन होता है उसमें। ठीक है, तो इसमें मृदा कण कौन से कणों का स्थानांतरण होता है? 0.1 से 0.5 mm आकार के कणों का। तीसरा है सतह सर्पण। सतह सर्पण में क्या होगा? बड़े आकार के, बड़े व भारी मृदा कण, बड़े व भारी मृदा कण जो होते हैं उनका सरण होता है इसके द्वारा। इसमें क्या होता है कि बड़े जो कण होते हैं वो जो मृदा या धरातल की सतह है उस पर रेंग कर चलते हैं, है ना, शाप की तरह रेंग कर चलते हैं, इसलिए इसको सतह सर्पण कहा गया है। रेंग कर चलते हैं, भारी होते हैं, उड़ नहीं सकते हो। इनका जो आकार होता है, आकार 0.5 mm से अधिक होता है। तो आपको जिस प्रकार आकार बढ़ रहा है उसी प्रकार मैंने लिखा है। निलंबन सबसे पहली अवस्था जिसमें 0.1 mm से कम आकार के कणों का स्थानांतरण होगा। उच्छलन जिसमें 0.1 से 0.5 mm के आकार के कणों का स्थानांतरण होगा। और सतह सर्पण जिसमें भारी कण होंगे 0.5 mm से ज्यादा बड़े आकार के कण। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वायु सरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, देखो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से स्टूडेंट्स? 4 कारक है, जलवायु, मृदा, वनस्पति, स्थलाकृति। जलवायु, दूसरा है मृदा, तीसरा वनस्पति, चौथा स्थलाकृति। ये 4 कारक है
जो मृदा क्षरण जो वायु के द्वारा होता है उसको प्रभावित करते हैं। देखो जलवायु कैसे प्रभावित करती है, शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनमें जहां पर वर्षा कम होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या जहां पर शुष्क क्षेत्र है वहां पर मृदा में नमी कम होती है, इस कारण वहां पर वायु क्षरण ज्यादा होता है। जैसे राजस्थान की बात करें, ठीक है, मृदा की बात करें तो जो मृदा होती है, जो बलुई मृदा होती है, बलुई मृदा में वायु क्षरण ज्यादा होता है, बलुई मृदा में वायु क्षरण ज्यादा होता है, ठीक है। और जो बाकी जो चिकनी मटियार मिट्टी होती है उनमें जो क्षरण होता है वो कम होता है। वनस्पति, जहां पर वनस्पति या घासें वगैरह उगी रहेगी, वनस्पति उगी हुई है, वहां पर वायु क्षरण कम होगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में वनस्पति विहीन क्षेत्र है, जैसे अपने थार का रेगिस्तान है, वनस्पति नहीं है वहां पर, तो वहां पर क्या होगा, वायु क्षरण ज्यादा होता है। अगला है स्थलाकृति। स्थलाकृति भी डिपेंड करती है कि वो जगह कैसी है। स्थलाकृति मतलब टीले, जैसे अपने टीले हैं वो स्थलाकृति अलग अलग है, ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन है उस प्रकार वो भी प्रभावित करती है, क्योंकि ऊंची जमीन होती है वहां से आसानी से नीचे की ओर मृदा कण वायु के साथ में उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चार कारक है मृदा का जो वायु क्षरण होता है, वायु क्षरण को प्रभावित करने वाले चार कारक है। नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी है, नियंत्रण की विधियां पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा अपना। विधियां कौन कौन सी है नियंत्रण की, देखो स्टूडेंट्स विधियां तीन चार विधियां। पहला है कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाएं ऐसे काम में लें जिनके द्वारा अपन वायु क्षरण को रोक सकते हैं। कैसे, जीवांश खादों का प्रयोग करें। कृषि क्रियाओं में जीवांश खादों का प्रयोग करने से वायु क्षरण या जल क्षरण नहीं होता है। हरे खादों का प्रयोग करें या हरे खाद वाली फसलें उगाएं। पलवार का प्रयोग करें, यानी मल्च ऊपर से कवर कर दें मिट्टी को, ठीक है। फसल चक्र अपनाएं, जिससे क्या होगा, वायु क्षरण नहीं होगा। चराई बंद करें, जो पशुओं को चराते हैं अपन, जिससे वायु क्षरण को बढ़ावा मिलता है और जल क्षरण को बढ़ावा मिलता है, वो नहीं करवाना चाहिए। पशुओं को खुला नहीं चराना चाहिए। दूसरा, वायुरोधी वृक्ष लगाना। वायुरोधी वृक्ष पट्टियां, खेत के चारों ओर वायुरोधी वृक्ष की पट्टियां लगा देंगे, जिससे जो तेज हवा आती है वो हवा की गति को कम कर देते हैं और कम गति में वायु क्षरण नहीं होता है। तो चारों ओर वृक्षों की पट्टियां भी लगानी चाहिए जो अपने आसानी से उग सके, ठीक है। तीसरा है मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। मिट्टी के टीलों को वृक्षों से आच्छादित करना। मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना, देखो मिट्टी के टीलों में अपन क्या क्या चीजें उगा सकते हैं। खीप, अपन मारवाड़ी में खीपड़ी बोलते हैं जिसको ना, खीप। झरबेरी, झाड़ियां होती है छोटी बोरों वाली, बोर वाली झाड़ी होती है, बेर वाली, है ना। तीसरा है फोग, बुई। ये ऐसे पौधे हैं जो आराम से मरुस्थलीय क्षेत्रों में आराम से ये उनको उगाया जा सकता है। तो इनको उगा के अपन जो मरुस्थल है उसको वनस्पति से आच्छादित करें, जिससे वायु क्षरण नहीं होगा। अगला है चौथा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पेड़, झाड़ियां और घासें उगाना। ये अगला चौथा पॉइंट थोड़ा बड़ा पॉइंट है, अलग से लिख देता हूं मैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले, रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पेड़, झाड़ियां व घासें उगाना। ये उगाने से क्या होगा, रेगिस्तानी क्षेत्र क्या होंगे, वनस्पति रहित नहीं रहेंगे, वनस्पति युक्त हो जाएंगे, जिससे वायु क्षरण नहीं होगा। कौन कौन से वृक्ष उगाते हैं उनके वैज्ञानिक नाम भी बताए गए अपने। वृक्ष कौन कौन से जिनको अपन रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में उगा सकते हैं। खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। स्टूडेंट्स ये जो बॉटनिकल नेम है जेड-आईसीआर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। शीशम का है डलबर्जिया शिशु, शीशम उगा सकते हैं अपन मरुस्थलीय क्षेत्रों में। डलबर्जिया शिशु, डलबर्जिया शिशु शीशम का वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़ा, अगला है रोहिड़ा, जो अपना राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला
अंडुलाटा, टिकोमेला अंडुलाटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला है विलायती बबूल, विलायती बबूल, विलायती बबूल प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अगला स्टूडेंट्स इजरायली बबूल, इजरायली बबूल, इजरायली बबूल अकेसिया टोर्टेलिस, ये स्टूडेंट्स वृक्ष है जिनको अपन रेगिस्तानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगा सकते हैं। ठीक है, इनको आसानी से उगाया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं झाड़ियों के बारे में। वृक्षों के वैज्ञानिक नाम हो गए। अब बात करें झाड़ियां, कौन कौन सी झाड़ियां उगा सकते हैं। झाड़ियां देखो 3-4 झाड़ियां, खींप है, फोग, अरंडी, जरबेरी। खींप, सबसे पहले खींप, खींप का बोटनिकल नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम लेप्टोडेनिया पायरोडेक्निका, लेप्टोडेनिया, लेप्टोडेनिया पायरोडेक्निका, लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका। ठीक है, ये खींप होती, खींपड़ी बोलते हैं जिसको, है ना लोकल लैंग्वेज में, लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका। ठीक है, दूसरा है फोग, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में आराम से उगा सकते हैं इसको। केलिगोनम पोलिगोनोइडिस, केलिगोनम पोलिगोनोइडिस, केलिगोनम पोलिगोनोइडिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तीसरा अरंडी, रिसिनस क्यूमिनस, अरंडी एक फसल भी होती है, रिसिनस क्यूमिनस, वही अरंडी है ये, जिसको फसल के रूप में भी उगा सकते हैं। अरंडी का तेल काम में लिया जाता है विभिन्न प्रकार की औषधियों में। अगला है झरबेरी, जिजीपस रोटेंडिफोलिया, जिजीफस रोटेंडिफोलिया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स झाड़ियां हैं, खीप, लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका, फोग, अरंडी, झरबेरी। ठीक है, अब 2 घासें जो अपन रेगिस्तानी अपने मरुस्थल जो क्षेत्र है वहां पर उगा सकते हैं। घास कौन कौन सी, एक तो है सेवन ग्रास, सेवन घास भी बोलते हैं इसको, सेवन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घास है सेवन घास। लस्यूरस सिंडिकस, लस्यूरस सिंडिकस। और दूसरा है अंजन ग्रास सेनक्रस, अंजन ग्रास, अंजन घास बोलते हैं इसको, इसका वैज्ञानिक नाम है सेनक्रस क्लियरिस। क्लियरिस, ये इनके वैज्ञानिक नाम है स्टूडेंट्स। ये था मृदा शरण एवं संरक्षण पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अपन इसका बचा हुआ पॉइंट है अपना बीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।